वेलकम all of you. How are you? Hope you will fine. देखो स्टूडेंट्स, अपन लोग इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर अपन लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल्स किए हैं। उसके बाद में अपन लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा। फिर एमीटर वोल्टमीटर की अपन लोगों ने बात की। उसके बाद में अपन लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में देखा, ठीक है। और लास्ट टाइम से अपन लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, और उसके न्यूमेरिकल्स भी अपन लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आज का अपना टॉपिक है वो बच्चों बहुत ही मजेदार है और इजी भी है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। और जब आप लोगों को नोट करने के लिए बोला जाए तब आराम से आप लोग उसको नोट करना, वीडियो को पॉज करके नोट करना। बहुत ही इंटरेस्टेड आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है, ठीक है। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर पहले से आप लोग पढ़ चुके हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। इसको थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोला जाता है। उस टाइम भी आप लोगों को ये सब बताया गया था, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बच्चों इसी को अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, जब दोनों नाम आ जाए तो आप लोग ध्यान में रखना बच्चों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखो ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ने से पहले आप लोग सुनो कि देखो जैसे मान लो कोई अपने पास एक ये कंडक्टर है, मान लो मैंने एक ये कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो आप लोगों को पता है करंट फ्लो होता है चार्जेस के कारण। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जिनके कारण इसके अंदर करंट फ्लो होगा, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है मतलब इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो मोशन कर रहे हैं। ये मैंने जब आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था तब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताया था कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है मतलब इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहे हैं। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या आयंस फ्लो हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बच्चों वो अदर इलेक्ट्रॉन्स या आयंस जो रहेंगे उनके साथ उनकी कोलिजन होती रहती है। कैसे समझो, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये करंट इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ये आप लोगों को सुन के लेक्चर में मैंने बताया, ठीक है। तो देखो जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब आप लोगों को इसको बताया था मैंने, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसे होगी बच्चों, इधर होगी। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे, करंट ऐसे फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों, ठीक है। अब मान लो एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आगे ऐसे मोशन कर रहा है, तो ये क्या होगा कि दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके साथ में इसकी टक्कर होती है रहती है। यानी ये क्या करेगा, ऐसे आगे जाएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा। मतलब क्या होता है, इसकी ये टक्कर होती रहती है, कोलिजन होती रहती है, ठीक है। जिसको अपन ने रेजिस्टेंस नाम दिया था, ठीक है, जिसको क्या बोला था, रेजिस्टेंस बोला था। यानी इसके जो ये रेस्ट्रिक्शन आता है इसके फ्लो के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के अंदर या चार्ज फ्लो के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन आता है जिसको अपन ने बोला था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी टक्कर होती रहती है, जिससे क्या होगा बच्चों, जो एनर्जी का लॉस होता है, या फिर ऐसे बोल दो कि कोलिजन होने से क्या होगा बच्चों, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जो कंडक्टर रहता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब देखो किसी के अंदर ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब ये कंडक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, गर्म हो जाएगा।
ये कंडक्टर जो गर्म हो जाता है इसी को अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको अपन एग्जांपल से समझ सकते हैं, अपन काफी सारे एग्जांपल इसके ले सकते हैं। जैसे पहली अपन बात करते हैं हीटर की, जो अपन लोग काम में लेते हैं घर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर एक वायर लगा रहता है, एक कोइल लगी रहती है, एक ऐसी कोइल लगी रहती है उसके अंदर, ऐसी एक कोइल लगी रहती है। ऐसे मान लो ये हीटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ऐसे ये कोइल लगी रहेगी, ठीक है, ऐसे कोइल लगी रहती है, ठीक है, जिससे क्या रहता है बच्चों, ऐसे वायर कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब जब अपन इसको चालू करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, ये जो कोइल लगी हुई है एक तरीके से कंडक्टर ही है। ये कंडक्टर का मैंने आप लोगों को भी बता चुका हूं कि कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो सके। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो हुआ तो थोड़ी देर के बाद में देखते हैं बच्चों, ये क्या होती है, रेड रेड अपन को दिखने लगती है। थोड़ी देर के बाद में देखेंगे तो ये अपन को रेड रेड दिखने लगती है और इससे हीट भी निकलने लगती है, जिससे अपन चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, ठीक है, दूध गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे अपन को हीट मिलने लगती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। रेजिस्टेंस ज्यादा था मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसमें रेस्ट्रिक्शन ज्यादा आ रहा है, फ्लो के अंदर बाधा ज्यादा आ रही है, क्योंकि वो आसानी से फ्लो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों जो ये जो कोयल रहती है, इसके अंदर जो नाइक्रोम की कोयल काम में लेते हैं अपन, वो जो कोयल रहती है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट फ्लो होने में दिक्कत आएगी, ठीक है, जिससे क्या होता है, इसका टेम्परेचर बच्चों बढ़ जाता है, एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने आप लोगों को डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बताया था, ठीक है, वो हीट के रूप में भी होती है, ठीक है, याद करो, नहीं याद है तो वर्क एनर्जी वाले में डिसिपेशन वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है और वो किस फॉर्म में हो जाता है, हीट की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। जो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन ने दी वो किस में चेंज हो गई बच्चों, हीट एनर्जी में चेंज हो गई। यानी कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर अपन ने उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, उससे अपन को हीट एनर्जी, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। वो जो प्रक्रिया रहती है उसको बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हुआ क्यों, इसका आप लोगों को रीजन पूछे तो रीजन बच्चों इसी का यही है कि कोई कंडक्टर होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं वो आपस में कोलिजन करते रहते हैं। उनकी आपस में कोलिजन के कारण क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया मतलब ये क्या हो गया, गर्म हो गया, हीट अपन को देने लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उसका और अदर भी एग्जांपल भी हो सकते हैं, जैसे मान लो अपन बल्ब है, लट्टू है, बल्ब होता है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है कि जब बल्ब को अपन जला के रखते हैं काफी देर तक, ठीक है, थोड़ी देर के बाद में उसको छू के देखते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी कंडक्टर होगा उसका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, कोई भी कंडक्टर होगा, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होने से ही वो क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म ऐसे हो जाता है, हीट देने लगता है। जैसे पंखे की बात कर लेते हैं अपन, जो सीलिंग फैन होते हैं बच्चों उनकी बात करते हैं। सीलिंग फैन के अंदर भी क्या होता है कि जब उसके अंदर भी करंट फ्लो होगा तो थोड़ी देर के बाद में से मान लो वो पंखा चल रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद में अपन देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है वो फैन, ठीक है। तो वो भी क्या होता है बच्चों, उसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट अपन को दिख जाता है नॉर्मली। लेकिन जब से बेस्ट एग्जांपल बोला जाए तो वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक हीटर। एक होता है जो प्रेस अपन कपड़ों के करने के लिए काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन भी बोलते हैं जिसको, वो भी हीटिंग इफेक्ट पर ही वर्क करती है। और जैसे टोस्टर वगैरह होते हैं, टोस्ट सेकने के लिए, ब्रेड सेकने के लिए अपन काम में लेते हैं, टोस्टर्स वगैरह, टोस्टर वगैरह होते हैं, ये भी बच्चों क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं। तो आप लोगों को पूछा जाए कि अप्लायंस के नाम बताओ जो हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं, कोई भी दो अप्लायंस के नाम बताओ, तो एक तो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक हीटर, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक प्रेस, और एक टोस्टर, ठीक है। एक गीजर जो होता है वो भी इसी पर वर्क करता है। जैसे रोड होती है जो अपनी पानी गर्म करने के लिए जो रोड काम में लेते हैं अपन लोग घरों के अंदर, जैसे मान लो ऐसे भी होती है, ऐसे अलग अलग तरीके की रोड्स होती हैं, ठीक है, वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इसी मेथड पर वर्क करती है, हीटिंग इफेक्ट पर। उसके अंदर भी क्या करते हैं बच्चों, अपन हाई रेजिस्टेंस का एक वायर लगा देते हैं, कंडक्टर लगा देती हैं, जिससे वो अपन को ज्यादा हीट देने लगता है। जैसे इसके अंदर नाइक्रोम का जनरली अपन वायर यूज करते हैं, ठीक है।
तो समझ में आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो अपन लोग लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद में देखो इसकी डेफिनेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोडक्शन ऑफ हीट, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर, लिख लो द प्रोडक्शन ऑफ हीट, द प्रोडक्शन ऑफ, द प्रोडक्शन ऑफ हीट, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर, in a conductor when an electric current, when an electric current flow through it, flow through it is called, is called thermal, thermal effect of इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या हो रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ हीट, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जब अपन करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हीट का प्रोडक्शन हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो ये इफेक्ट कहां कहां यूज होता है, तो आप लोग लिख लो नीचे एरो लगा के, दिस इफेक्ट इज यूज्ड, दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा। गीजर वगैरह भी लिख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक रोड भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक रोड और लिख लो जिसको अपन इमर्जन रोड भी बोलते हैं, ठीक है। एक और लिख लो इलेक्ट्रिक रोड, इलेक्ट्रिक रोड जिसको अपन इमर्जन रोड भी बोलते हैं, इमर्जन रोड भी जिसको बोला जाता है, ईटीसी। ये एग्जांपल है, ठीक है। तो कोई भी एक या दो तीन कितने भी एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाए कि थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस अप्लायंस में काम में लेते हैं, कौन से अप्लायंस है, एक जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो आप लोगों को पूछ ले कि एक अप्लायंस का नाम लिखो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है या फिर जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल आप लोग आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो बच्चों और इतना उतार लो, उसके बाद में आगे अपन एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको उतार लो, जल्दी से उतारो, वीडियो को पॉज करो और उतार लो, ठीक है। तो देखो अगला अपना जो हेडिंग है, टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर जनरेटेड हीट, टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर जनरेटेड हीट, ठीक है। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपन लोग देख चुके हैं। अब अगला जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ, टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ जनरेटेड हीट, टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ जनरेटेड हीट, ठीक है। ये देखना बहुत ही सिंपल सा है बच्चों एकदम, आप लोग एक बार इसके लिए भी ध्यान दे लो, इधर लिखना बंद कर दो एक बार, ठीक है। अपन जैसे मान लो अपन लोगों को पूछे कि नाइक्रोम की जैसे मान लो रोड दे दी और उसके अंदर आप लोगों को पूछ ले कि कितनी हीट उसके अंदर जनरेट हो रही है, आप लोगों को पूछे, ठीक है। या फिर ऐसे पूछे कि जो एक मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक रोड है उसको कितनी हीट अपन को देगी, उसका रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीजें अपन को देके पूछ ले, तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं मान लो एक कंडक्टर लेता हूं जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस
ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी एक आर रेजिस्टेंस का एक कंडक्टर में लेता हूं, ठीक है, एक कोइल ले लिया, फिर ऐसे मान लो, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों, जिसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I हो रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across its ends is V, then current I flow through it, ठीक है। अगर उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसके अंदर I करंट फ्लो होता है। तो अपन लोगों को पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये तो अपन ने नॉर्मल बात की, इसको अपनी लैंग्वेज में भी आप लोग लिख सकते हो और रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, मैं पोटेंशियल डिफरेंस का अगर फॉर्मूला लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू, मेरे पास क्या आता है, यहां लिखता हूं नीचे, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या आएगा, W अपॉन Q आएगा, ठीक है। क्या आ गया बच्चों, W अपॉन Q। तो यहां से वर्क डन क्या है, वर्क डन W इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, VQ। ये आ गया बच्चों मेरे पास W क्या आ गया, VQ, ठीक है, W आ गया VQ। अब देखो, अपन लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इधर लिखता हूं, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां से Q की वैल्यू निकालो, Q की वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू I इंटू T, Q इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, I इंटू T। तो ये Q का मान क्या मैं यहां रख सकता हूं, तो यहां तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू, बोलो V कितना है, V तो V है, ये क्या आ गया, I इंटू T, Q की जगह I इंटू T रख दिया। तो ये बच्चों अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया W का, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ओम्स लॉ यूज करूं, अगर बच्चों मैं ओम्स लॉ यूज करूं तो क्या देखो, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I R होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है। तो ये V की वैल्यू क्या मैं यहां रख दूं, तो ये क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, देन तो W क्या आएगा, बोलो, V की जगह क्या लिखोगे, IR, तो क्या आ गया IR, और ये क्या आ गया IT, पहले से है इसके साथ में। तो बच्चों यहां से अपना जो फॉर्मूला निकल के आ गया, फाइनल फॉर्मूला I स्क्वायर R T, ये आ गया अपने पास फॉर्मूला निकल के। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है जिसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों दे रखा है V, ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है बच्चों R, और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स पर V है, तो इसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, ठीक है। तो यहां से मैंने W की वैल्यू निकाली वर्क डन की, तो वो क्या आ गई, V इंटू Q, क्योंकि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो W आ गया V इंटू Q। अब अपन को पता है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से I बराबर होता है Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से Q अपॉन T आ गया। अब ये Q की वैल्यू निकालू मैं यहां से, क्योंकि मेरे को यहां पर Q चाहिए, तो मैंने Q की वैल्यू निकाली, तो क्या आ गया I इंटू T, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया Q की जगह I इंटू T लिखा। उसके बाद मैंने ओम्स लॉ यूज किया। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। तो V की वैल्यू उठाई मैंने IR और यहां रख दी, यहां रखी, तो मेरे पास ये आ गया IR रखी, IT है, तो I स्क्वायर RT, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपना, फाइनल फॉर्मूला ये निकल के आया है बच्चों।
ठीक है, जो आप लोगों को रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लो, इतना उतार लो वीडियो को पॉज करके, फिर आगे एक लाइन और अपन लिख देते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इतना उतार लो। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इतना उतार लो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अब ये जो वर्क डन है बच्चों, ये क्या होता है, ये जो वर्क डन है इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, has work done, W is dissipated as heat, यानी ये जो वर्क डन है ये हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाता है। देन H इज इक्वल टू W इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। मतलब अपने पास जो हीट निकल के आ गई बच्चों, जो हीट H है उसका जो फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर आर टी। ठीक है, जो आप लोगों को रिमेंबर रखना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, दोबारा देख लो कि एक रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो V है। ठीक है, एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q होता है। यहां से W की वैल्यू निकालूंगा और W की वैल्यू निकाल के मैं W की वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरे पास, V इंटू Q। ठीक है, फिर मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से Q निकाल लिया, Q निकाल के यहां रख दिया, फिर यहां से मैंने V निकाल लिया ओम्स लॉ से और यहां पे रख के ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बच्चों अपना फाइनल, फुल एंड फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, फुल एंड फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, इस पर अपन एक सवाल करेंगे। अब इस पर क्या करेंगे बच्चों, एक सवाल करेंगे, उसके बाद में एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ेंगे, फिर वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। अब एक अपन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन है ए रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ नाइक्रोम ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। यानी अपन को बच्चों आंसर इसका बताऊं मैं, तो अपन को R की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 50 ओम। यानी एक नाइक्रोम की कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस अपन को दे रखा है कितना, 50 ओम। ठीक है, इज जॉइंड टू ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। यानी क्या दिया है, एक नाइक्रोम की कॉइल है, मान लो ये एक कॉइल है जिसको एक 10 वोल्ट की बैटरी से अपन कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपन को पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 10 वोल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, द करंट इज पास्ड थ्रू इट फॉर 1 आवर। यानी इसके अंदर क्या होता है, 1 घंटे के लिए इसके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, यानी अपन को टाइम दिया हुआ है T, कितना दिया हुआ है, 1 आवर। ठीक है, तो फिर आगे क्या निकालना क्या है, डिटरमाइन द प्रोड्यूस्ड हीट इन द कॉइल। डिटरमाइन द प्रोड्यूस्ड हीट इन द कॉइल। सवाल को अच्छे से समझो, क्या बोला है, एक नाइक्रोम की मेरे पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 50 ओम दिया हुआ है। ठीक है, जिसको क्या करते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से अपन कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है इसके अंदर, और अपन 1 घंटे तक, 1 आवर तक इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं। तो अपन को निकालना है इसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वी नो दैट हीट क्या होती है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। बच्चों H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर आर टी। अब देखो मेरे को क्या क्या वैल्यू दी है इस फॉर्मूले के अंदर, R की वैल्यू गिवन है, क्या R की वैल्यू गिवन है, ये गिवन होता है बच्चों, गिवन, ये R की वैल्यू गिवन है, 50 ओम रख देंगे अपन। टाइम भी गिवन है, अपन को करंट नहीं दिया हुआ, तो पहले तो ये जो टाइम है बच्चों इसको सेकंड में चेंज करो। 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है, 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होती है। क्या 1 आवर के अंदर क्या बच्चों 3600 सेकंड होती है? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है, और एक, ठीक है, और 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती है। तो टोटल क्या हो जाएगी बच्चों, 3600 सेकंड। 1 आवर के अंदर कितनी सेकंड होती है, 3600। 1 आवर के अंदर कितनी मिनट होती है, 60। ठीक है, तो ये 60 मिनट होगी और 36,100 सेकंड होगी।
ठीक है, अब आई की वैल्यू कहां से निकालूं? आई की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं? देखो इधर निकालता हूं आई की वैल्यू। आई की वैल्यू फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आई की वैल्यू निकालो फ्रॉम ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। V इक्वल टू क्या होता है? I R। ठीक है, तो देखो क्या अपन लोगों को V की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, वेरी गुड गिवन है। I की वैल्यू निकालनी है अपन को, R गिवन है 50 ओम। एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर आया था। 10/50 आ जाएगा यहां से, तो इससे ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/5 एम्पियर, यानी आई कितना आ गया मेरे पास 1/5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, करंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1/5 एम्पियर। ओम्स लॉ यूज करके मैंने करंट निकाल लिया। ठीक है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो देखो वी की वैल्यू मेरे को 10 वोल्ट दी है, आई की वैल्यू आर की वैल्यू दी हुई है 50 रख दिया। ठीक है, फिर इसको इसके अपॉन में लेके आई की वैल्यू क्या आ गई 0 से 0, एक लड्डू से एक लड्डू कट गया, क्या आ गया 1/5 एम्पियर। ठीक है, अब ये I की वैल्यू भी पता है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, ऑब्वियस सी बात, तो सीधी सी आप लोग हीट निकाल सकते हो। I की जगह रखो 1/5, अब 1/5 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, इनटू R की वैल्यू कितनी है बोलो 50, ये रही। T की वैल्यू कितनी है बोलो, ये रही, वेरी गुड। ये क्या आ गया 1/25, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 360 100, ये इससे कितनी बार कट गया 2 बार, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 360 100, 2 मल्टीप्लाई बाई 360 100। ठीक है, तो यहां से बच्चों मेरे पास जो हीट निकल के आई, हीट का जो आंसर आया वो आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7200 जूल। वर्क डन ही है एक तरीके से, तो क्या आ गया ये जूल, क्या फॉर्मूला निकल के आ गया जूल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल। देखो दोबारा से देख लो, सवाल दिया है कि एक मान लो नाइक्रोम की कोयल है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम दिया है और उसको 10 वोल्ट की एक बैटरी से अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर 1 घंटे तक अपन 1 आवर तक करंट फ्लो कराते हैं, तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हीट कैलकुलेट करनी है, तो मैंने हीट का फॉर्मूला लिख लिया, हीट का फॉर्मूला लिख के देखा, पहले तो जो गिवन था वो लिख लिया, उसके बाद में जो कैलकुलेट कर रहा था उसका फॉर्मूला लिखा मैंने। ऐसे ही करते हैं सवाल, उसका फॉर्मूला लिखा, तो उसके फॉर्मूले के अंदर मैंने ये तो एच तो कैलकुलेट करना है अपन को, फिर मैंने देखा कि मेरे को कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। तो देखो आई गिवन है क्या इसके अंदर, आई अपन को इनके अंदर दिया हुआ नहीं है। फिर आगे देखते हैं आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, 1 आवर को सेकंड में बदल लिया। अब आई कहां से निकालूं? आई निकालने के लिए मेरे पास V और R दिया हुआ है, ओम्स लॉ से V और R से मैंने क्या कर लिया बच्चों, आई कैलकुलेट कर लिया, उसको फिर यहां रख लिया और कैलकुलेशन उसकी कर ली इजी वे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में अपन एक चीज देखते हैं, छोटा सा एक और है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उतार लो वीडियो को पॉज करके। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना बच्चों वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या होता है, ये क्या बला है, ये क्या बला है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देखो अपने पास अभी अभी एक फॉर्मूला निकल के आया था, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो फॉर्मूला है यहां से देखने पे अपन को पता लग रहा है जो H और I, H क्या है बच्चों आई स्क्वायर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं H आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H R के भी प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है, और H क्या है बच्चों टाइम के भी प्रोपोर्शनल है। कैसे समझो, I की वैल्यू में बढ़ाऊंगा तो क्या H की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए प्रोपोर्शनल है। R की वैल्यू भी बढ़ाऊंगा तो क्या H की वैल्यू बढ़ेगी, मान लो पहले 10 काम मिला फिर 20 ले लिया, तो एक तो 20 से मल्टीप्लाई होगी पूरी संख्या, तो फिर बढ़ जाएगी, तो इसलिए प्रोपोर्शनल बोल दिया।
फिर T की वैल्यू बढ़ाई तो ये भी बढ़ा, तो ये भी। ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा कि जो H है, जो प्रोड्यूस्ड हीट है, वो करंट के, उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है कोई कंडक्टर के अंदर, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके टाइम के भी क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाइम बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। शुरू में हीटिंग इफेक्ट में यही बताया मैंने, शुरू में वीडियो स्टार्ट किया था तब, कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतनी ज्यादा आपको हीट देगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में या फिर चार्ज फ्लो के अंदर रेस्ट्रिक्शन उतना ही ज्यादा आ जाएगा, उतनी ज्यादा वो कोलिजन करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और ऐसे ही करंट के अंदर। तो ये बच्चों होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ, सॉरी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं इनको। ये जो है इनको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये हेडिंग डाल लो, और उसके बाद में पहला पॉइंट बनाने से पहले अपन लिखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat produced depends on the following। कैसे कैसे डिपेंड करती है? तो पहली तो अपने बताई कैसे डिपेंड करती है। जो हीट होती है वो करंट के स्क्वायर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हीट इज directly proportional, the heat is directly proportional to the square of the current, the heat is directly proportional to the square of the current, यानी H है वो क्या है, I स्क्वायर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ये फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं मैं एक बार ऐसे ही, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। यहां से अपन लोग देख देख के इस फॉर्मूले से, अगर अपन लोगों को फॉर्मूला याद है तो इससे देख देख के अपन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिख सकते हैं। पहला तो इसके प्रोपोर्शनल कर दो, दूसरा पॉइंट आर के प्रोपोर्शनल कर दो, तीसरा पॉइंट टी के प्रोपोर्शनल कर दो, 3 हो गए। फिर दूसरा है बच्चों, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कोई भी कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखो H और R। ठीक है, तो यहां से दूसरा क्या निकल के आ गया, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। H किसके प्रोपोर्शनल हो गई, R की। ठीक है, अब तीसरा बताओ, आप लोग बताओ किसके प्रोपोर्शनल है। हीट किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, टाइम इंटरवल। हीट किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो तीसरा लिख सकते हो, हीट इज, लास्ट वन है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल heat is directly proportional to the time interval for which current is passing, for which current is passing through it, यानी हीट है बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल फॉर विच करंट इज पासिंग थ्रू इट। यानी H किसके प्रोपोर्शनल आ गई बच्चों, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये है बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो अपन लोगों ने ये जो फॉर्मूला लिखा था इससे ही अपन ने निकाला है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। और ठीक है, ये H
प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R, H प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, ये है बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।